सनी की आंखें तो खुली थीं, मगर वो बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं, मुंह खुला था और हाथ पांव सोफे पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर, सनी जिसका नंबर 1 फैन था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वो सोफे पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधा से 1 इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूल रही थी। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजा थोड़ा और खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था, सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो? सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहिए सर। आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थीं। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की, आर्यन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं? हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ, इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए, वो पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो सनी पर गिर ना पड़े। आर्यन हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, चाचू छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया, बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि ये सब आप करते कब हो? बेचारा आर्यन अपनी नाक खुजाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन को जवाब न देते हुए देख सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं। इट्स अ टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल। सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो, हो तो तुम मेरे भतीजे, बस इतना कहूंगा। अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सैल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्रॉर से रिया का मोबाइल फोन निकाला, फिर रिया के कान से हेडफोन निकालकर बोली, बेटा, मम्मा का फोन खराब हो गया है, कैन आई यूज योर फोन? कल तुम्हें नया दिला दूंगी। रिया ने कहा, ठीक है, यू कैन कीप इट। रिया ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड, यू कैन यूज माई फोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफी देर से अनिका को फोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई, वेयर हैव यू बीन मैम?
मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वो आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। ये बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल गई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। प्रीति की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर इतना कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। वो आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रीति उन्होंने, बोलो क्या कहा उन लोगों ने। प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थीं। अनिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वो अपनी ज्योति बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रीति को दिलासा देते हुए अनिका ने कहा, तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहां रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी। सनी ने आईवीआर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाजा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है, ये मैरी उसे पढ़ाकर अपना और आर्यन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मिस मैरी तेजी से आर्यन के बेडरूम की ओर गईं। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गईं। मिस मैरी ने सनी को वार्न किया, याद रहे, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विद माय स्टूडेंट। सनी पांव पे पांव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन्स लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद किया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की रूलर उठाई। आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। मैरी ने एक के बाद एक 3 बार आर्यन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। आर्यन ने अपनी आंखें मीच लीं, अपने दांत कचकचाए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था, मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज निकलने की सजा थी ज्यादा मार। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के ठीक सामने मिस मैरी की आंखें थीं। मैरी की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मैरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई।
What is this, आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज्यादा बेवकूफ बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैरी फिर से आवाज नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो, मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात से शर्म आती थी कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारी रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ घुमाकर बोली, मैं तो टीचर हूं और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी ने आर्यन को कंधों से पकड़ा, फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। मैरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसकी नजर किताब पर थी, मगर उसके अंदर मिस मैरी की आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली। उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखें। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी माँ भी होंगे। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाजा बंद तो हुआ, मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाजा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, मैरी को एक कॉल आया। मैरी फोन उठाकर बातें करने लगी। अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते सुना। पागल है नहीं तो हो जाएगा। मैरी बात करते हुए हंस रही थी। उसे 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओह सॉरी, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर मैरी जोर से हंसी। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ आई वॉज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग अनिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने अनिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा? बाहर खड़े बाकी लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देने लगे। अनिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट से निकल गई। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका को देखकर अचानक रोहित चलते चलते रुक गया। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे, मगर तभी रोहित के एक गेस्ट ने कहा, मिस्टर रोहित, आंट यू कमिंग विद अस? रोहित ने अपना ध्यान अनिका से हटाकर डेलीगेट से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विथ मी। अनिका ने एक हाथ से रोहित को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। गार्ड्स अनिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प।